क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं राकेश, आपका भूगोल अध्यापक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम भूगोल की एक जो सीरीज है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाठ 3 कक्षा 12 और चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जनसंख्या संगठन पर। पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है, जनसंख्या संगठन होता क्या है। जनसंख्या के अंदर विभिन्न संरचनाओं को जनसंख्या संगठन बोलते हैं। ठीक है, जो विभिन्न संरचनाएं हैं उन विभिन्न संरचनाओं के आधार पर इससे हमें जनसंख्या की जनांकीय जो संरचना है का पता चलता है। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान करेंगे। जनसंख्या के अंदर जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं उनको हम जनसंख्या संगठन बोलते हैं। और ये जो जनांकीय है, जो जेनेटिक सिस्टम होता है, हमारा जीन सिस्टम होता है, उससे हमें पता चलता है कि जनसंख्या का स्वरूप क्या है। और इस स्वरूप को प्यारे बच्चों हम कितने आधारों पर बांट सकते हैं? लिंग संगठन, सेक्स कंपोजिशन, आप इसे दूसरी भाषा में लिख सकते हो लिंग अनुपात अर्थात सेक्स रेशो। नंबर 2 होगा प्यारे बच्चों आयु संगठन। नंबर 3 होगा आयु लिंग संगठन, जिसको आप आयु लिंग पिरामिड भी बोल सकते हो। ठीक है, नंबर 4 पे आ जाएगा ग्रामीण और नगरीय संगठन। नगरीय संगठन किसका? जनसंख्या का। नंबर 5 पर आ जाएगा व्यवसायिक संगठन। और नंबर 6 पे आ जाएगा साक्षरता। ये 6 कंपोजिशन हैं जो इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आपको ध्यान करना है, 6 के 6 कंपोजिशन ऐसे हैं जिसमें हम जनसंख्या संगठन को निकालते हैं। अब एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, इन 6 के 6 सेगमेंट्स को, ठीक है ना, इन 6 संरचनाओं को प्रभावित करने वाले कारक पेपर में आया है। कौन से होते हैं? ये जो 6 की 6 संरचनाएं हैं, इन 6 संरचनाओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या की जब हम बात करते हैं वो है जन्म दर। दूसरा महत्वपूर्ण कारक मृत्यु दर। और तीसरा महत्वपूर्ण कारक प्रवास। ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इन 6 के 6 फैक्टर्स को इफेक्टेड करते हैं। फिलहाल 6 फैक्टर्स की हम बात करते हैं, तो इन 6 के 6 फैक्टर्स को इफेक्टेड करने वाले जो रीजन है वो ये 3 हैं और ये अंत तक बने रहेंगे। इन तीनों के बारे में विस्तार से मैं आपको बता चुका हूं पिछली जो कक्षा थी उसके अंदर। इसकी जानकारी लेने के लिए जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या होता है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो विषय जनसंख्या भूगोल कक्षा 12 अध्याय 2 की वीडियो के अंदर, उसमें मैंने चीजें क्लियर करके बताई हैं। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं, इनको बारी बारी से हम समझेंगे। कोशिश करेंगे कि आज हम आपको 3 कंसेप्ट पूरे करा दें, 3 अगली वीडियो में कराएंगे। तो 6 के 6 कंसेप्ट आपको 2 वीडियो में मिलेंगे। तो मैं इसको साफ कर देना चाहता हूं।
लिंग संगठन और लिंग अनुपात, ठीक है ना। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग अनुपात या लिंग संगठन, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसके बारे में भी मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं, ठीक है ना। लिंग अनुपात या लिंग संगठन का एक मेथड है, इसको निकालने का एक सूत्र है 1000 माफ कीजिए महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000। इस प्रकार से आप लिंग संगठन या लिंग अनुपात जो निकाल सकते हैं। यह सूत्र बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। 12वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें यह सूत्र बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, सेगमेंट क्या होता है। ये जो लिंग अनुपात है विश्व के सभी देशों में अलग अलग है, ठीक है ना। तो विश्व का लिंग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। विश्व का लिंग अनुपात कितना है या लिंग संगठन कितना है। पहले बच्चों 990 लिंग अनुपात है, विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, एक बुक है DR खुल्लर की, बहुत से स्थानों पर DR खुल्लर की किताब लिखवाई जाती है। ये जो लिंग अनुपात है ये 990 ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन DR खुल्लर की जो बुक है उसके अंदर ये लिंग अनुपात 984 दिया गया है, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 990 है, लेकिन DR खुल्लर की जो बुक है उसके अंदर 984 दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको ठीक माना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर स्कूल्स के अंदर DR खुल्लर की किताब लगती है, उसके अंदर ये लिंग अनुपात 984 दिया गया। किताब वो भी बेहतरीन है, लेकिन उसमें जो लिंग अनुपात दिया गया है और ये जो लिंग अनुपात है इसको सही माना गया है परीक्षाओं के लिहाज से। किताबें दोनों अच्छी हैं, ठीक है ना। DR खुल्लर की जो बुक है उसमें दिया गया विश्व का जो लिंग अनुपात है वो 990 है। अब हम बात कर लेते हैं विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस देश में है। विश्व में सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो एक देश है लातविया या लैटविया। लातविया देश है वो यूरोप का है। वहां पर 1187 लिंग अनुपात है, ठीक है ना। यह लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। पहले बच्चों वहां लिंग अनुपात 468 लिंग अनुपात है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए जो 1187 है वो विश्व में सबसे ज्यादा है। लातविया एक देश है जिसमें लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है। संयुक्त अरब अमीरात एक देश है और संयुक्त अरब अमीरात मध्य एशिया का एक देश है और यहां पर लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो ध्यान करेंगे लातविया यूरोप का देश है, 1187 लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला देश है। संयुक्त अरब अमीरात एशिया के अंदर विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश है 468। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भारतीय संदर्भ की बात कर लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं जो भारत का लिंग अनुपात है वो यहां लिख देते हैं 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात अकॉर्डिंग टू 2011 भारत का जो लिंग अनुपात है वो 943 है। तो अब आप यहां पर देखोगे कि 990 943 हम वैश्विक आंकड़े से नीचे हैं। 984 ये आंकड़ा DR खुल्लर की बुक का है, हम उससे भी नीचे हैं। 1187 बेहतर सिचुएशन है। 468 जो है वो शोचनीय सिचुएशन है और विश्व का जो लिंग अनुपात है वो 984 है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं।
अब एक बात जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व के 139 देश हैं, 139 देशों में लिंग अनुपात सामान्य या बेहतर स्थिति में है। और विश्व के 72 देशों में लिंग अनुपात प्रतिकूल है भाई। तो इसको ध्यान से देखेंगे, विश्व के 139 देश हैं से भाई, कितने देश हैं? 139 देश जहां पर लिंग अनुपात सामान्य या बेहतर है। विश्व के 72 देश ऐसे हैं जहां लिंग अनुपात प्रतिकूल है। अब ये सामान्य, बेहतर या प्रतिकूल होता क्या है? देखो भाई, अगर 1000 पुरुषों पर 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं, या 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं हैं, या 1000 पुरुषों पर 1000 से कम महिलाएं हैं, ये 3 सिचुएशन है भाई। ध्यान करेंगे इसको, 1000 पुरुषों पर 1000 से ज्यादा महिलाएं, 1000 महिलाएं और 1000 से कम महिलाएं। अगर ये सिचुएशन है तो स्थिति बेहतर है भाई, महिलाओं की लिंग अनुपात की बेहतर स्थिति है। उदाहरण के तौर पर लातविया 1187, अगर ये है तो सामान्य स्थिति है भाई। बहुत से ऐसे देश है विश्व के जहां पर ये दोनों स्थिति बनी हुई है। और अगर भाई 1000 पुरुषों पर 1000 से कम महिलाएं हैं प्यारे बच्चों, तो प्रतिकूल है स्थिति। भारत और एशिया के ज्यादातर देश, यहां पर हम बात करेंगे इन दोनों की। तो इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो यूरोप और मध्य अफ्रीका, इसके अलावा एक यूरोप हो गया है, एक मध्य अफ्रीका हो गया है, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, जो जैसे क्षेत्र हैं अमेरिका में कुछ स्थान, तो वहां पर सिचुएशन बेहतर है भाई, ठीक है, या सामान्य है भाई। एशिया के ज्यादातर देश, वहां पर स्थिति ये है भाई। तो उम्मीद करता हूं लिंग संगठन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लिंग अनुपात पहले ही बताया जा चुका है, और ये जो मैंने चीजें बोली हैं, ये वाली कौन सा क्या है, बेहतर स्थिति कैसी है, सामान्य कैसी है, कम कैसी है, कहां कहां है, ये बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। अब आप सोचोगे कि मध्य अफ्रीका में लिंग अनुपात बेहतर कैसे है और यूरोप में कैसे। इसका एक रीजन है, यूरोप के अंदर जो महिलाएं हैं वो ज्यादा कामकाजी महिलाएं होती हैं। इसके अलावा दूसरे देशों से यूरोप के अंदर जो महिलाओं का माइग्रेशन होता है, यूरोपीय देशों से या उत्तर अमेरिकी देशों से जो महिलाओं का माइग्रेशन होता है वो ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। ऐसे देशों में पुरुष कम माइग्रेशन करते हैं उत्तर अमेरिका या यूरोप के देशों में, तो महिलाओं की स्थिति वहां पर ज्यादा हो जाती है। दैट्स वाई महिलाओं का जो लिंग अनुपात हो बेहतर हो जाता है। अफ्रीका में इस लिंग अनुपात के बेहतर होने का कारण क्या है? अब आप सोचोगे अफ्रीका जैसे देशों में लिंग अनुपात बेहतर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, वहां जन्म दर कारण है, क्योंकि वहां जन्म दर ज्यादा है और पैदा होने वाले वर्ग के अंदर महिलाओं का वर्ग ज्यादा है, तो इसलिए महिलाएं वर्ग, जो महिला वर्ग है वो ज्यादा पैदा वहां पर होता है, जन्म दर इसलिए इफेक्टेड हो जाती है वहां पर लिंग अनुपात को बढ़ाने में, ठीक है ना। तीसरा, एशिया के देश पुरुष प्रधान
माइग्रेशन में होते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर जो प्रवास करते हैं उन प्रवास करने वालों में ज्यादातर संख्या होती है पुरुषों की, इसलिए एशिया के ज्यादातर जो देश होते हैं वो लिंग अनुपात के अंदर प्रतिकूल स्थिति में पाए जाते हैं। भारत का 943 में बता चुका हूं, चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर लिंग अनुपात बेहतर स्थिति में नहीं है। मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद फिर अगले कंसेप्ट पर आते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, आयु संगठन। आयु संगठन का मतलब क्या होता है? जनसंख्या में आयु वर्ग की संरचना को जानना। अब ये आयु वर्ग की संरचना क्या है वो देख लेते हैं। यहां पर आयु वर्ग की संरचना की जब हम बात करते हैं तो हमने अपने आयु वर्ग के जो संरचनाएं हैं उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला जो वर्ग है उसे बोलते हैं बाल वर्ग या तरुण वर्ग। 0 से 15 वर्ष पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर वयस्क वर्ग या प्रौढ़ वर्ग जो अडल्ट होते हैं, वो फैक्टर 15 से 59 वर्ष के बीच के लोग इसके अंदर आते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है मेरे बच्चों? वृद्ध वर्ग। वृद्ध वर्ग के अंदर आता है 60 से ऊपर। ये 3 जो फैक्टर हैं ये प्रमुख माने गए हैं, ठीक है ना। ये जो 3 फैक्टर हैं ये प्रमुख माने गए हैं। अब इन 3 फैक्टरों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बाल वर्ग, तरुण वर्ग, 0 से लेकर 15 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे या जो वर्ग होता है उसके अंदर जो शामिल होते हैं वो ये आएंगे। और मैं आपको बता देता हूं विश्व के अंदर इस वर्ग की जो जनसंख्या है वो 36% है। फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है आयु वर्ग का जिसमें 0 से 15 साल के जनसंख्या आती है उस वो 36% है। वयस्क या प्रौढ़ वर्ग 15 से 59 है। प्यारे बच्चों विश्व के अंदर यह वर्ग 50% है। वृद्ध वर्ग 60 से ऊपर, प्यारे बच्चों विश्व के अंदर इसका जो वर्ग है वो 14 है। कुल मिलाकर ये 100% जो जनसंख्या का जो आयु संगठन है वो आपके सामने है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं। जनसंख्या का जो ये आयु वर्ग है, इस आयु वर्ग को नाम दिया गया है आश्रित वर्ग। इस वर्ग की बात करेंगे तो इस वर्ग को नाम दिया गया है उत्पादक या प्रजननशील। और वृद्ध वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इसको भी नाम दिया गया है आश्रित वर्ग, ठीक है ना। ये 3 वर्ग हैं, बाल वर्ग, तरुण वर्ग जो 0 से 15 है 36%, वयस्क वर्ग यानी कि प्रौढ़ वर्ग 15 से 59 50% विश्व के अंदर हैं। विश्व में, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेंथ है उत्पादक प्रजननशील, ज्यादातर उत्पादन अक्षमताएं, जनन जो अक्षमताएं हैं वो किस वर्ग में होती है? 15 से 59 की। वृद्ध वर्ग 60 से ऊपर का होता है। इसकी टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर कितनी है? 14। विकसित देशों में ये वर्ग ज्यादा पाया जाता है। विकासशील देशों में ये दोनों वर्ग ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वो डेफिनेटली सी बात है विकासशील देशों में वर्ग ज्यादा होगा।
और विकासशील देशों में जन्म दर ज्यादा होगी और मृत्यु दर भी घट जाएगी, तो दोनों फैक्टर बढ़ाने वाले हो जाएंगे और ये बच्चे बड़े होकर किस वर्ग में आ जाएंगे, इस वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है ना। और 60 से ज्यादा जो ऊपर वाले लोग हैं उनका फैक्टर, जैसे कि जापान की अगर हम बात करें, विकसित देश है, जापान के अंदर 60 से ऊपर वाले जो स्ट्रेंथ है उनका परसेंटेज ज्यादा है। हम यहाँ पर परसेंटेज के लिहाज से बात कर रहे हैं। अगर बूढ़ों की बात करेंगे ना तो बूढ़े सबसे ज्यादा काउंटिंग में चीन और भारत में मिलेंगे, क्योंकि चीन की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और वर्तमान में भारत की भी जनसंख्या लगभग 133-34 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो चीन और भारत में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा मिलेगी, लेकिन हम यहां पर बात करें सिर्फ परसेंटेज की। टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो जापान जैसे देशों में, विकसित देशों में जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादा मिलते हैं। अब इनका ज्यादा या कम होने का जो इफेक्ट है वो क्या होता है। देखो आश्रित वर्ग है। अब आश्रित वर्ग की हम बात करेंगे तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग में अगर जनसंख्या बढ़ेगी, बाल वर्ग में अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो चिकित्सा, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों सिचुएशन ध्यान करेंगे। मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इसके अलावा सुरक्षा। बाल वर्ग में अगर बाल वर्ग ज्यादा होता है तो खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा वयस्क वर्ग अगर ज्यादा है तो उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। ये विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको। और अगर हम बात करते हैं वृद्ध वर्ग की, अगर वृद्ध वर्ग में जनसंख्या ज्यादा है तो भैया यहां पर भी जो हमारे बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको चिकित्सा की सुविधाएं ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। शिक्षा तो उनके लिए होंगी नहीं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इनके ऊपर भी इनका खर्च बढ़ जाएगा। और इसके अलावा सुरक्षा की जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी, इनके ऊपर भी खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैंने तीनों वर्गों के बारे में बता दिए हैं। जिस देश में ये वर्ग ज्यादा है या ये वर्ग ज्यादा है, मोटी मोटी बात मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी वर्ग के अंदर, किसी देश के अंदर, माफ कीजिए, ये वर्ग ज्यादा है, ये वर्ग ज्यादा है, तो उन देशों में खर्चा ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों वर्ग कमाते कुछ नहीं है। ये दोनों वर्ग आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं इस वर्ग के ऊपर। ठीक है ना। तो ये विशेष तौर पर ध्यान करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। विषयों का जो ये पैटर्न है वो आप देख लेंगे। इसके बारे में जो बाकी की जानकारियां हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे तो कंप्लीट जो चीजें हैं आपको वहां मिलेंगी। उम्मीद करता हूं आयु संगठन आपके समझ में आया होगा। 3 आयु वर्ग हैं, इनको देख लेंगे। इनके नाम क्या हैं वो आप देख लेंगे। कौन से आयु वर्ग के ज्यादा होने पर किन किन चीजों पर खर्चा बढ़ता है वो आप देख लेंगे। इसमें खर्चा नहीं बढ़ता है, इसमें उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। पहले और तीसरे वर्ग में जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। मैं इसको साफ करता हूं, इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे। पहले बच्चों तीसरे पॉइंट पर आते हैं सीधे। आयु वर्ग मैंने आपको पढ़ा दिया, लिंग संगठन मैंने आपको पढ़ा दिया। तीसरा जो पैटर्न हो जाएगा आयु लिंग पिरामिड, इसे आप आयु लिंग संगठन भी बोल सकते हो। इसके अनुसार या इसमें विभिन्न आयु वर्गों में, जो कि 3 आयु वर्ग हैं, विभिन्न आयु वर्गों में लिंग अनुपात की जानकारी मिलती है। अर्थात इसमें जो विभिन्न आयु वर्ग हैं, 3 आयु वर्ग जो मैंने आपको बता दिए, तीनों आयु वर्गों में महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है। अर्थात पहला जो आयु वर्ग है उसमें महिलाएं ज्यादा हैं या पुरुष ज्यादा हैं। दूसरा जो आयु वर्ग है उसमें महिलाएं ज्यादा हैं या पुरुष ज्यादा हैं।
और तीसरा जो आयु वर्ग है उसमें महिलाएं ज्यादा हैं या पुरुष ज्यादा हैं, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, आयु लिंग जो पिरामिड है उसको पिरामिड क्यों बोला गया? इसकी जो आकृति है जो हम बनाते हैं उसकी आकृति पिरामिड की भांति होती है, पिरामिड जैसी होती है। ठीक है ना, इसकी आकृति पिरामिड जैसी होती है, इसलिए इस आकृति में हम आयु और लिंग की जानकारी लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। ठीक है ना, इसका एक और महत्वपूर्ण जो कि पेपर में प्रश्न आया है, आयु लिंग पिरामिड का बायां भाग, बहुत से बच्चे बायां भाग नहीं समझ पाएंगे, लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड पुरुषों को दर्शाता है, पुरुषों की संख्या अर्थात प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, और आयु लिंग पिरामिड का दायां भाग अर्थात राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अर्थात अगर आप पिरामिड ऐसे बनाओगे तो ये आपका राइट हैंड साइड है। ध्यान करें, ये आपका राइट हैंड साइड है, दायां भाग राइट हैंड साइड जो है वो महिलाओं की संख्या या प्रतिशत को दर्शाता है। आप ऐसे बैठोगे, पिरामिड बनाओगे, राइट हैंड आपका ये है, दायां भाग राइट हैंड साइड वो दर्शाएगा महिलाओं के लिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो दर्शाएगा पुरुषों के लिए। ठीक है ना, इसको विशेष तौर पर ध्यान करेंगे। ये प्रश्न ये प्रश्न इसको आयु लिंग पिरामिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज आकृति बनती जो है वो पिरामिड जैसी है। कैसी बनती है? ये आधार है, ठीक है ना, और इस प्रकार की जो आकृति है वो बनती है। यह आधार होता है, आधार बेस। आधार किसको बोलते हैं? बेस को बोलते हैं। ठीक है ना, यह आकृति अलग अलग हो सकती है। यह आकृति इस प्रकार की भी हो सकती है जिस प्रकार की मैंने आपको बताई, आधार चौड़ा, ये सिर से पतला। ठीक है ना, यह आकृति कैसी हो सकती है? यह आकृति इस प्रकार की भी हो सकती है। किसी का आधार चौड़ा है, शीर्ष पतला है और मध्य भाग सुंडाकार है, सुंडाकार हाथी के सूंड जैसा। ठीक है ना, यह आकृति कैसी हो सकती है? यह आकृति इस प्रकार की भी हो सकती है। ठीक है ना, आधार पतला है, बीच में से चौड़ा है, शीर्ष पतला है, इस प्रकार की भी हो सकती है। तो यह आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इसको आप ध्यान करेंगे, जैसी आकृति होगी वो उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या की जानकारी देगा कि कितनी आयु के वर्ग में कितना लिंग अनुपात है, उसे आयु लिंग अनुपात बोलते हैं। आयु लिंग पिरामिड को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आयु लिंग पिरामिड 3 प्रकार का होता है। बहुत बार प्रश्न आते हैं इसमें से, बहुत बार प्रश्न आते हैं। पहला आयु लिंग पिरामिड होगा स्थिर जनसंख्या को दर्शाने वाला। दूसरा आयु लिंग पिरामिड क्या होगा? जो दूसरा आयु लिंग पिरामिड है, माफ कीजिए मैं पहला वाला गलत लिख गया हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। पहले वाला होगा प्यारे बच्चों विस्तारित आयु लिंग पिरामिड।
विस्तारित का मतलब क्या होता है? जिसमें जनसंख्या और लिंग अनुपात इजाफे में होगी, ठीक है ना। दूसरा, स्थिर पिरामिड होगा, नंबर 2, यानी कि ना घटेगी ना बढ़ेगी। नंबर 3, ह्रासमान या पतनशील। मेरी जो हिंदी है वो काफी पुराने समय की जो हिंदी हम बोल देते हैं कई बार, जो कि ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आती है। स्थिर का मतलब होता है एक जगह बनी रहे, बैलेंस रहे, ना घटे ना बढ़े। ह्रासमान या पतनशील का मतलब होता है घटती जाए, विस्तारित बढ़ती जाए, ठीक है ना। ध्यान करेंगे, विस्तारित आयुलिंग पिरामिड का जो नजारा मैं आपको अभी दिखाऊंगा उसमें जनसंख्या लिंग अनुपात बढ़ता रहेगा। स्थिर पिरामिड में ना घटेगा ना बढ़ेगा। ह्रासमान यानी कि पतनशील में कम होगा, ठीक है ना। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, इसके बाद फिर मैं तीनों पिरामिडों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आयुलिंग पिरामिड का जो पहला पार्ट है, जो मैं आपको बताया था, विस्तारित जनसंख्या वाला पिरामिड। ठीक है। पेपर में क्या आता है कि एक आकृति दे दी जाती है पिरामिड की, उसमें पूछा जाता है इस प्रकार की सिचुएशन किस देश में होती है, या ये किस प्रकार की सिचुएशन वाला पिरामिड है। तो विस्तारित जनसंख्या जो पिरामिड है उसकी पहली विशेषता क्या होगी? इसका आधार चौड़ा होगा। इसका शीर्ष पतला होगा। मैं यहां आकृति बनाकर दिखा देता हूं। एक इस प्रकार का आरेख आप खींचोगे, ठीक है ना, और एक इस प्रकार का आरेख आप बना दोगे। यह आरेख इस प्रकार से बन जाएगा, और यहां पर जो जनसंख्या का जो सिचुएशन है, ये देखिए, ये इस प्रकार की एक लाइन खींची जाएगी और इस प्रकार की जो एक लाइन है वो खींची जाएगी, और इसमें क्या होगा? इसके अंदर कुल जनसंख्या जो है उसकी आएगी, और ये जो लाइन है ये कुल जनसंख्या का प्रतिशत यहां पर होगा, इसको दर्शाने वाला। और ये जो हिस्सा है ये दर्शाएगा आयु वर्ग को। ध्यान करेंगे, ये जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, ये विभिन्न आयु वर्गों को दर्शाएगा, ठीक है ना। मान लो 0 से शुरू हो जाएगा आयु वर्ग और 60 से ऊपर चला जाएगा। अब इस सेगमेंट को हम बांटेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 0 से 15 का आयु वर्ग लेते हैं तो आप देखोगे ये क्या है भैया? ये है आधार। मैंने आपको क्या बताया था? आधार। आधार कैसा है? आधार है चौड़ा। आधार चौड़ा होने का मतलब क्या है? जन्म दर ज्यादा है। आधार चौड़ा होने का मतलब क्या है? जन्म दर ज्यादा है। और जन्म दर ज्यादा क्या है? तो उसका मतलब क्या है? जो बाल वर्ग है, बाल वर्ग की जो जनसंख्या है ज्यादा है। ये ध्यान करेंगे, आधार अगर चौड़ा है तो जन्म दर ज्यादा है, ठीक है ना। आधार अगर चौड़ा है तो जन्म दर ज्यादा होती है, तो जन्म दर ज्यादा होगी तो बाल वर्ग ज्यादा होगा।
धीरे धीरे घटता चला जाएगा। मैंने क्या बोला, शीर्ष पतला है, ये होता है शीर्ष, क्या होता है, शीर्ष, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, मध्य भाग। ठीक है ना, ये तीन भाग होते हैं। ये विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड होता है। ऐसा जनसंख्या का पिरामिड किन देशों में पाया जाता है, ऐसा जनसंख्या का पिरामिड प्यारे बच्चों उन देशों में पाया जाता है जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा होती है। आपकी जो बुक है उसके अंदर नाइजीरिया का एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने रखा है। नाइजीरिया जो है वो इस प्रकार का जो सिचुएशन है उनमें आता है। इसके अलावा आप बांग्लादेश ले सकते हो, मैक्सिको ले सकते हो, ठीक है ना, और भारत भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक, ये देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या की जो जन्म दर की जो सिचुएशन है जनसंख्या में वो ज्यादा होती है। आधार का मतलब आप समझ लेंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं बोलते हैं सर आधार क्या होता है, तो बेटा बेस, बेस को हम आधार बोलते हैं जिस पर किसी चीज को खड़ा किया जाता है। तो आधार अगर चौड़ा है तो विस्तारित वाला होगा, शीर्ष अगर पतला है तो विस्तारित वाला होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, शीर्ष अगर पतला है तो वो विस्तारित में ही हो ये जरूरी नहीं है। शीर्ष लगभग सभी पिरामिडों में पतला ही मिलता है, लेकिन आधार और जो मध्य भाग है उसमें फर्क आता है। ठीक है ना, लेकिन आधार अगर चौड़ा है तो नो डाउट, आधार अगर चौड़ा है तो नो डाउट जन्म दर ज्यादा है। जन्म दर अगर ज्यादा है तो बाल वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, इसे हम विस्तारित होती हुई जनसंख्या बोलेंगे। ये आपका पिरामिड था, पेपर में पूछा जा सकता है। एक पिरामिड की आकृति आएगी, आकृति आपको देखनी है, वो आकृति किस देश की जनसंख्या का पिरामिड है वो आपको देखना है। अगर आधार चौड़ा है तो ज्यादातर जनसंख्या वाले देश जो होते हैं वो मैंने नाम लिख दिया। नाइजीरिया ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, भारत है, चीन का नाम आप इसमें ले सकते हो, बांग्लादेश है, मैक्सिको है, पाकिस्तान का आप नाम ले सकते हो, इसके अंदर ब्राजील का नाम आप इसके अंदर ले सकते हो, और इसके अलावा भाई इंडोनेशिया का आप नाम इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है ना, ये आप नाम ले सकते हो। ठीक, मैं इसको साफ कर देता हूं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नंबर 2 भाग की, जिसे हम बोलते हैं स्थिर पिरामिड। ठीक है ना, माफ कीजिए, स्थिर जनसंख्या पिरामिड। स्थिर जनसंख्या पिरामिड का क्या मतलब होता है, इसमें आधार पतला व शीर्ष पतला, पिरामिड का मध्य भाग चौड़ा, या एक शब्द आता है सुंडाकार। सुंडाकार मतलब हाथी के सूंड जैसा। हाथी का सूंड देखा हुआ ना आप लोगों ने, ठीक है ना, जो ऊपर से थोड़ा सा पतला होता है, बीच में से मोटा होता जाता है और आगे फिर पतला हो जाता है। तो पिरामिड का जो मध्य भाग है वो चौड़ा होता है, आधार पतला होता है और शीर्ष पतला होता है। ठीक है ना, मैं यहां एक चीज दर्शा देता हूं, पहले मैं इसके बारे में बाकी चीजें बता दूं। इसका मतलब क्या होता है, लंबे समय से जन्म दर व मृत्यु दर स्थिर रहती है। जन्म दर व मृत्यु दर भाई कैसी रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ती नहीं है। ठीक है ना, इसका मैं अगर आकृति छापना चाहूं तो मैं यहां आकृति छाप देता हूं, उसको ध्यान से देखेंगे। फिर वही एक लंबवत और एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, एक खड़ी और एक पड़ी रेखा बना दोगे, और इस खड़ी और पड़ी रेखा पर वही मैंने आपको बताया है जनसंख्या प्रतिशत
और आयु वर्ग वो आप इस पर दर्शाओगे, ठीक है ना। और इस पर फिर मैंने क्या बताया, आधार पता। अगर प्रैक्टिकल में छापना भी पड़ जाए ना तो इसमें क्या बताया मैंने आपको, इस प्रकार से का आधार पतला बनाओगे आप इस प्रकार, ये देखिए ध्यान से, ये आयु वर्ग बनेंगे मेरे बच्चों, ये है आधार, ये है मध्य भाग और ये है भाई शीर्ष, ठीक है ना। इनको ध्यान से देखेंगे, ये शीर्ष है, ठीक है ना। तो ये आधार और ये शीर्ष, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर लंबे समय तक बनी रही है। आधार कैसा है, पतला है, अमूमन पतला है मध्य भाग से। ये मध्य भाग है, मध्य भाग मैंने आपको कैसे बताया था, चौड़ा सुंडाकार, सूंड की आकृति का, ठीक है। और शीर्ष कैसा भाई, यहां से पतला होता चला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश और यूरोप के अधिकतर देश। इसकी जानकारी लेने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बता दूं, अध्याय 2 चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या के अंदर जाएंगे और जिन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर 0 है, 0 है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, ये उन सब का है। ना घट रही है ना बढ़ रही है, ये उन सब का है। और जिनका पहले वाला जो मैंने आपको बताया था, वहां जिनकी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 1, 2, अफ्रीका के कुछ देश 3, 4, 5, 4, 7, 8 तक है, उनका वो हो जाएगा। तो ये है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। इसको आप इस प्रकार से बना सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में और यूरोप के अधिकतर देशों में इस प्रकार का जो पिरामिड है वो पाया जाता है। अंतिम पिरामिड में बनाऊंगा, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब तीसरा सेगमेंट आ जाता है प्यारे बच्चों, ह्रासमान या पतनशील जनसंख्या पिरामिड। अर्थात ह्रासमान और पतनशील का मतलब होता है कम होती जनसंख्या, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या है, इसका आधार पतला होता है और धीरे धीरे मध्य भाग मोटा होता जाता है तथा इसका शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग सूंडाकार हो जाता है, हाथी के सूंड जैसा। यानी कि मोटे से पतला होता चला जाता है। मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि आधार पतला होता है और शीर्ष सूंडाकार होता है। इस प्रकार का पिरामिड जिन देशों में होता है वहां पर ऐसे जनसंख्या पिरामिड वाले देशों में, ऐसे जनसंख्या पिरामिड वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मैंने बता दिया था, जब जनसंख्या
माइनस में जानी शुरू हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक होती है, अर्थात जनसंख्या घटती चली जाती है। इसका जो पिरामिड मैं यहां बनाना चाहूंगा, एक आकृति आप ऐसे इस प्रकार की जो आकृति है वो बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें आप जनसंख्या का प्रतिशत दिखाएंगे और इसमें आप आयु वर्ग दिखाएंगे। मैंने क्या बताया? आधार पतला होता है, तो हम आधार जो है वो इस प्रकार से एक आधार क्रिएट करते हैं हम, ठीक है ना। ठीक, और फिर जैसे ही मध्य भाग में बात जाएगी तो इस प्रकार से मोटा होता चला जाएगा और फिर ये पतला होता चला जाएगा और इस प्रकार की जो आकृति है वो बनती चली जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार की जो आकृति है वो बनती चली जाएगी, अर्थात ये सुंडाकार हो जाएगा। एक चीज मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है ना। आधार मैं थोड़ा सा और पतला करना चाहूंगा यहां पर, ठीक है ना। इस प्रकार का जो पिरामिड बनता है जिसका आधार क्या होता है? पतला होता है और मध्य भाग मोटा होता चला जाता है और अंत में शीर्ष कैसा हो जाता है? सुंडाकार। यह शीर्ष है, मध्य भाग मोटा होता जाता है फिर पतला होके आगे चला जाता है, ये आधार है, ठीक है ना। ये तीन चीजें इस प्रकार से बनेंगी। यहां पर मैं एक और पिरामिड मैं आपको यहां पर दर्शा देना चाहता हूं, ये देखिए, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये सिचुएशन किन देशों में पाई जाती है, ये मैं बताना भूल गया था कि इस प्रकार का जो पिरामिड है जहां पर नकारात्मक जनसंख्या होती है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होती है, वो कहां पाई जाती है? भाई जापान माइनस में गया हुआ है, भाई यूक्रेन, ठीक है ना, जर्मनी, यूरोप के ज्यादातर देश, सेकंड चैप्टर चेक कर लेंगे, जहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर आती है शून्य से नीचे, उन सब में ये बनता है, ठीक है ना। अब जिस प्रकार से मैंने आपको एक ये बताया है, मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये एक पिरामिड मैंने बना दिया, XYZ किसी भी प्रकार का पिरामिड है, ये जो पिरामिड है वो एक बन गया है, ठीक है ना। हालांकि मैंने जो पिरामिड बनाया है वो विस्तारित होती जनसंख्या का बनाया है, जिसका आधार चौड़ा है और शीर्ष पतला है, ये विस्तारित जनसंख्या होती है। बाकी के जो मैंने पिरामिड छापे थे उनमें मैंने वो चीज बताई नहीं जो मैंने आपको बतानी चाहिए थी। बीच में से एक लाइन भी होती मैंने किसी में नहीं बनाई, वो बाय मिस्टेक रह गई है, लेकिन मैं इसको अलग से बनाकर आपको समझा रहा हूं। ये है भाई राइट हैंड साइड, क्या है? राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपको बताया था जो राइट हैंड साइड है वो किसको दर्शाएगा? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड महिलाओं के लिए है और लेफ्ट हैंड साइड पुरुषों की संख्या को दर्शाएगा और ये महिलाओं की संख्या को दर्शाएगा। जब भी आप बनाते हो इस प्रकार से एक पिरामिड बनाओगे, आधार कैसा है, चौड़ा है, पतला है, सुंडाकार है, वो आप देख लोगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, विस्तारित होती जनसंख्या में आधार चौड़ा, शीर्ष पतला। स्थिर जनसंख्या के अंदर जो सुंडाकार है वो बनता चला जाएगा और पतनशील जनसंख्या के अंदर आधार पतला और शीर्ष सुंडाकार होगा। उम्मीद करता हूं तीनों जो चीज हैं वो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा, ठीक है। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। इससे आगे के जो 3 कंसेप्ट और बच जाते हैं वो अगली वीडियो में हम समाप्त करेंगे। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो, कोई चीज आपकी समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और आपके साथ के जितने भी आर्ट के स्टूडेंट्स हैं +2 के, उन सबको बोलिए कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैप्टर के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसके अंदर सभी जो डिटेल्स हैं आपको PDF में मिल जाएंगी। वहां से आप क्लिक करके लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।